Where have the grazing lands gone? So far, we have studied in detail about the Indian pastoralists, how they used to live before Britishers, what was their condition during British rule, and how they coped with all these changes during the British rule and even after the British rule, how their life got changed. And then we started our section about the African pastoralist because we discussed that whatever was happening in India with the pastoralist, almost same thing was happening with pastoralist in other parts of world. And we are going to take example of Africa to understand what was the condition in other parts. And also in Africa, we are going to take the example of Maasai community, that is a pastoralist community in Africa. So let's start from this video. Who are Maasais, how their lives got affected due to the Britishers or the colonial rule. Where have the grazing lands gone? So what we are asking that Maasais had a huge land before the colonial period. But after the colonial period, they were left with a very small land in which they had to survive. तो द क्वेश्चन इज कि जो सारी ज़मीन थी उनकी, जितनी ज़्यादा उनके पास ज़मीन थी उससे घटकर अब उनके पास थोड़ी सी ज़मीन रह गई है, तो बाकी जो ज़मीन है वो कहाँ गई? वेयर द ग्रेजिंग लैंड्स हैव गॉन। तो ये चीज़ें जो हैं वो हम समझेंगे। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स द मसाई हैव फेस्ड इज द कंटिन्यूअस लॉस ऑफ देयर ग्रेजिंग लैंड्स। तो एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम जो मसाइस कंटिन्यूसली फेस कर रहे थे वो ये थी कि उनकी जो ग्रेजिंग लैंड है, मतलब कि उनके जानवर जिन ज़मीनों पे चरते थे, वो ग्रेजिंग लैंड कंटिन्यूसली कम होती जा रही है। बिफोर कॉलोनियल टाइम्स, मसाई लैंड स्ट्रेच्ड ओवर अ वास्ट एरिया फ्रॉम नॉर्थ केन्या टू द स्टेपीज ऑफ नॉर्दर्न तंजानिया। कॉलोनियल टाइम से पहले क्या होता था, जो मसाई लैंड है, मतलब कि जिन ज़मीनों पे, जिन एरियाज़ में मसाई रहते थे, अपने जानवरों को चराते थे, तो मतलब जो उनका इलाका था वो काफ़ी बड़ा हुआ करता था। जो नॉर्थ केन्या है उससे लेकर नॉर्थ तंजानिया तक इनका एरिया जो है वो फैला हुआ था। तो केन्या मतलब कि नॉर्थ केन्या, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा नॉर्थ तंजानिया, ये पूरा इलाका जो है वो मसाइस का हुआ करता था। एंड यहाँ पे एक वर्ड आया है स्टेपीज ऑफ नॉर्दर्न तंजानिया। तो स्टेपीज का मतलब बेसिकली क्या होता है कि ग्रास लैंड, जो बहुत बड़े एरिया पे घास उगी होती है, मतलब पूरा घास वाला मैदान, दैट इज कॉल्ड स्टेपीज, जिसे हम ग्रास लैंड भी कहते हैं। तो काफी बड़ा एरिया जो है वो मसाई लैंड का था, मसाइस के पास था ब्रिटिशर्स से पहले। इन द लेट 19th century, यूरोपियन इंपीरियल पावर्स scrambled for territorial possessions in Africa, slicing up the region into different colonies. अब 19th सेंचुरी के एंड में क्या हुआ कि जो यूरोपियन इंपीरियल पावर्स हैं, मतलब कि जो ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, ब्रिटेन हो गए और फ्रेंच वगैरह हो गए, मतलब जो जगह जगह अपनी कॉलोनीज बना रहे थे, जो दूसरे देशों पर अपना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये जो पूरे यूरोपियन नेशंस हैं वो अफ्रीका में पावर के लिए झगड़ रहे थे। स्क्रैम्बल मतलब एक तरीके से छीना झपटी करना, और जैसे किसी चीज को जल्दी से लपकने की कोशिश करना, छीनना। तो ये जो यूरोपियन इंपीरियल पावर्स हैं, ब्रिटेन, फ्रांस और ये जो डच हैं, ये सारी मतलब जो नेशंस हैं, ये क्या कर रहे थे, ये अफ्रीका में ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी पे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे कब्जा करना चाहते थे। और इसी चीज़ को लेकर इन लोगों में छीना झपटी चल रही थी कि तुम ज़्यादा ज़मीनें लोगों की, हम। तो ये लोग मतलब ऐसे झगड़ रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन, ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरियल पोजेशंस करने के लिए अफ्रीका में, कि अफ्रीका में जितनी ज़्यादा ज़मीन हो सके उतने पे हमारा कब्जा हो, सब ये चाहते थे। स्लाइसिंग ऑफ द रीजन इनटू डिफरेंट कॉलोनीज। अब क्या हुआ, जब ये लोग झगड़ रहे थे तो छीना झपटी में क्या होता है कि एक रोटी है, आप भी उसको खींच रहे हो, आपका भाई भी उसको खींच रहा है, और अल्टीमेटली क्या होगा, रोटी बीच से टूट जाएगी। तो सेम चीज यही हो रही थी। क्या हुआ कि जब ये लोग लड़ रहे थे जगहों को लेकर, तो बहुत सारे एरियाज को फिर बीच से काट दिया गया कि मान लो ये कोई जगह है, इसको लेकर दो यूरोपियन इंपीरियल पावर्स जो हैं, मान लो ब्रिटेन एंड फ्रांस जो है वो लड़ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। अब होगा क्या कि जो ब्रिटेन है वो कह रहा है कि नहीं ये ज़मीन मेरी है, और फ्रांस कह रहा है नहीं ये मेरी ज़मीन है। अब ये लोग फिर आगे जाके क्या कहेंगे कि ठीक है चलो, ना तुम्हारा ना मेरा,
एक काम करते हैं, इसको बीच से काट देते हैं, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लेता हूँ। तो इस तरीके से बहुत सारी जो अफ्रीकन जगहें हैं उनको बीच से काट दिया गया और उनके छोटे छोटे टुकड़े बना दिए गए और उनमें उनको तोड़ दिया गया। जो पहले पूरा कोई एक इलाका हुआ करता था, अब उनको छोटे छोटे रीजन्स में, एरियाज में काट दिया गया और सबने उनको अपनी अपनी कॉलोनी बना लिया। In 1885, Masai land was cut into half with an international boundary between British Kenya and German Tanganyika. अब हुआ क्या कि 1885 में जो मसाई लाइन थी, जो ये पूरी मसाई लाइन थी, आप मान लो ये पूरी मसाई लाइन है, अब इसको ब्रिटिश केन्या और जर्मन तंगानिया के नाम से काट दिया गया। मतलब कि ये ब्रिटिश है, अब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया था फ्रांस का, इसको हटाते हैं, यहाँ पे है जर्मन। लड़ाई किसके बीच में हो रही है? ब्रिटेन एंड जर्मन के बीच में, और ये पूरी है मसाई लैंड हमारी। अब हुआ क्या कि ब्रिटेन ने बोला कि एक हिस्सा तुम ले लो, एक हिस्सा मैं ले लेता हूँ। तो जो हिस्सा ब्रिटेन के पास गया उसका नाम क्या आया? ब्रिटिश केन्या, उसका नाम हो गया ब्रिटिश केन्या। और जो जर्मन के पास गया उसका नाम जर्मन तंगानिका। तो इस तरीके से पूरी मसाई लैंड दो इंटरनेशनल बाउंड्रीज में बट गई। एक तरीके से ये दो अलग देश बन गए कि ये अलग देश, ये अलग देश, इस तरीके से दो अलग देश बन गए और जो मसाई लैंड है वो टूट गई बीच से। Subsequently, vast grazing lands were gradually taken over for white settlement, and Maasai were pushed into a small area in South Kenya and North Tanzania. अब आगे चल के क्या हुआ कि जो सबसे अच्छी ग्रेजिंग लैंड्स थी, ऐसी ज़मीनें थी जिन पे काफ़ी अच्छी घास उगती थी, उन ज़मीनों को इन लोगों ने वाइट सेटलमेंट के लिए रख लिया गया कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपनी फैमिलीज़ को लाएंगे और अपने परिवार को लाएंगे और यहाँ पे सेटल होने लगे वो लोग। तो वाइट सेटलमेंट्स के लिए मतलब यूरोपियन लोगों के रहने के लिए सबसे अच्छी लैंड को ले लिया गया और वहाँ पे उनको बसा दिया गया। मान लो ये पूरी एक ज़मीन है, अब इस ज़मीन में सबसे अच्छा जो घास है, सबसे अच्छी ग्रेजिंग लैंड है, ये वाली है, ये पूरी एक ग्रेजिंग लैंड है। बट इस ग्रेजिंग लैंड में भी ये वाला जो हिस्सा है, इस तरफ वाला राइट वाला, ये बहुत ही अच्छी घास यहाँ पे होती है। अब हुआ क्या कि जब ये यूरोपियंस आए, उन्होंने क्या किया कि ये वाला हिस्सा जो है पूरा काट के अलग कर दिया। मतलब इस वाले एरिया पे क्या बोला कि यहाँ पे वाइट लोग जो हैं वो रहेंगे, यहाँ हम गोरों की सेटलमेंट बनाएंगे, गोरे लोग जो हैं, यूरोपियंस जो हैं, वो यहाँ पे अपना घर बना के रहेंगे। अब इससे क्या हुआ कि जो पैस्टोरलिस्ट के पास, जो मसाइज के पास पहले अच्छी घास थी, वो अब इनके पास नहीं रही, वो उनसे छीन ली गई। और ये ज़मीनें छीन के उनको कहाँ पे, एक छोटे इलाके में उनको रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। कहाँ पे? साउथ केन्या एंड नॉर्थ तंजानिया। मतलब कि केन्या का साउथ एंड तंजानिया का नॉर्थ, ये वाला, ये केन्या है, ये तंजानिया है। तो ये जो ये वाला इलाका है, इस छोटे से इलाके में मसाइज जो हैं उन्हें एक तरीके से ढकेल दिया गया, उन्हें रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। कहाँ? पहले वो बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनों पर रहते थे, बट अब उन्हें बोला गया कि नहीं, तुम सिर्फ यहाँ रहोगे, और बाकी ज़मीनें यूरोपियंस ने ले ली और वहाँ पे गोरों के लिए, अपने परिवारों के लिए घर बनाने शुरू कर दिए, वाइट सेटलमेंट बना दी। देन द मसाई लॉस्ट अबाउट 60% ऑफ देयर प्री कॉलोनियल लैंड्स। तो पहले जितनी, मतलब ब्रिटिशर्स या ये जो यूरोपियन लोग हैं, इनसे पहले जो जितनी ज़मीनें मसाइस के पास हुआ करती थी, अब उसमें से 60% जो ज़मीनें हैं अब वो खो चुके हैं, उनके पास नहीं रही है, सिर्फ 40% ज़मीनें उनके पास बची हैं। They were confined to an arid zone with uncertain rainfall and pastures. So इनकी ज़मीनें लेकर इन्हें ऐसे एरिया में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया, वहाँ ढकेल दिया गया जहाँ पे बहुत ही सूखा इलाका है, बहुत ज़्यादा बारिश वहाँ नहीं होती है, बहुत ज़्यादा हरियाली नहीं है, और वहाँ पे पेस्चर जो है, मतलब जानवरों के लिए चारा जो है, वो भी अच्छा नहीं उगता। ऐसी ज़मीनों पे मसाइस को रहने के लिए मजबूर किया जा रहा था। From the late 19th century, the British colonial government in East Africa also encouraged local peasant communities to expand cultivation. अब late 19th century से क्या होने लगा कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट है वो लोकल जो लोग रहते थे ईस्ट अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका मतलब अगेन ये वाला इलाका, तंजानिया केन्या वाला इलाका, यहाँ पे जो लोकल्स रहते थे, लोकल अफ्रीकन्स रहते थे, उनको वो एनकरेज करने लग गए कि तुम अपनी खेती और बढ़ाओ। वहाँ पे जो छोटे पेजेंट कम्युनिटीज थे,
पेजेंट कौन होते हैं? जो छोटे लेवल पे खेती करते हैं, ऐसे लोग। तो जो छोटे किसान हैं उनको इनकरेज किया गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन करो। आप जितने एरिया पे अभी खेती करते हो उससे और ज़्यादा एरिया पे खेती करो। जितने एरिया को आप जोत रहे हो आप उसको थोड़ा और बढ़ाओ। अब बढ़ेगा कैसे? ऐसे कोई गिफ्ट तो देके नहीं जाएगा ऊपर से, तो आसमान से तो ज़मीन नहीं टपकेगी। जितनी ज़मीन है, मान लो पहले क्या हो रहा था, ये पूरा एक बहुत बड़ा इलाका है, यहाँ पे कोई पर्सन जो है वो खेती करता है और ये पूरा ग्रेजिंग लैंड है। अब इस पर्सन को बोला गया है कि भाई तुम अपनी खेती को बढ़ाओ, मतलब कि और ज्यादा जमीन पे खेती करो। तो वो क्या करेगा, आसपास का जो ग्रेजिंग लैंड थी उसको काटेगा, मतलब उसको अपने अंडर ले लेगा और इस पे भी खेती करने लगेगा। तो इसी तरीके से जो छोटे पीजेंट्स हैं उन लोगों को इनकरेज किया जा रहा था कि वो ज्यादा से ज्यादा जमीन पे खेती करें। और ज्यादा से ज्यादा जमीन पे खेती करने का मतलब कि ग्रेजिंग लैंड का कम होना। तो ये चीज़ क्या कर रही थी, ये चीज़ जो मसाई कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए दिक्कत का कारण बन रही थी। एज कल्टीवेशन एक्सपैंडेड, pasture lands were turned into cultivated fields। अब जैसे जैसे कल्टीवेशन को बढ़ाया गया, खेती को बढ़ाया गया, उससे क्या हुआ कि जो पेस्चर लैंड है, जो चारे वाली जमीन है, चारा जिनसे जानवर खाया करते थे, अब वो ज़मीनें जो हैं वो कम होने लगी थी क्योंकि उन पे खेती की जा रही थी। अब वो खेत बन गए थे, अब वो पैस्चर लैंड नहीं बची थी। In pre-colonial times, the Maasai pastoralists had dominated their agricultural neighbors both economically and politically। अब ब्रिटिशर्स से पहले क्या होता था कि जो मसाइस के आसपास खेती करने वाले लोग हैं, किसान हैं, उनसे बेहतर कंडीशन हुआ करती थी मसाइस की, इकोनॉमिकली भी एंड पॉलिटिकली भी। मतलब कि मसाइस के आसपास जो लोग रहते थे, जो किसान हुआ करते थे, पहले मसाइस उनसे अमीर हुआ करते थे। मसाइस के पास ज़्यादा पैसा था और उनके पास पॉलिटिकल पावर भी थी कि उनकी सुनी जाती थी। वो अपने आसपास के लोगों को दबा के रखते थे। वो उनका मतलब एक तरीके से चलती थी मसाइस की। बट कॉलोनियल जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उसके आने के बाद क्या हुआ कि ये पूरी सिचुएशन रिवर्स हो गई। अब जो मसाइज हैं वो गरीब होने लग गए, उनके पास कम पैसा होने लग गया, और जो किसान है वो अमीर होने लग गए। आसपास के जो पैस्टोरल जो पेजेंट्स थे उनके पास ज़्यादा पैसा आने लग गया क्योंकि खेती बढ़ रही है। खेती बढ़ेगी तो उनके पास ज़्यादा पैसा आएगा। तो जो आसपास के पेजेंट्स हैं वो मसाइज से ज़्यादा अमीर होने लग गए, और जब पैसा आता है तो पॉलिटिकल पावर भी उन्हीं के साथ जाने लगती है। तो फिर पॉलिटिकली भी जो पीजेंट्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होने लग गए और मसाइज की पावर कम होने लग गई। बाय द एंड ऑफ द कॉलोनियल रूल द सिचुएशन हैड रिवर्स। तो कॉलोनियल रूल खत्म होते होते ये जो पहले सिचुएशन थी कि मसाइज अच्छा कर रहे थे, वो सिचुएशन अब एकदम रिवर्स हो गई है। अब मसाइज की कंडीशन खराब है और जो पीजेंट्स वगैरह हैं उनकी कंडीशन बेटर हो रही थी। Large areas of grazing land were also turned into game reserves like Masai Mara and Samburu National Park in Kenya and Serengeti Park in Tanzania। अब जिस तरीके से हमने इंडिया के केस में देखा था कि what were the reasons which were leading to the reduction in grazing lands for Indian pastoralists, तो उसमें हमने 4 रीजन पढ़े थे। उसमें से एक यही था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को खेती के अंडर लाना चाहते थे। तो उनका ब्रिटिशर्स का नेचर तो चाहे इंडिया में हो चाहे अफ्रीका में हो सेम ही रहेगा। तो जिस तरीके से इंडिया में वो कह रहे थे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पे खेती करनी है, सेम चीज़ वो अफ्रीका में भी कह रहे थे, जिसकी वजह से जो पैस्चर लैंड्स है वो कम हो रहे थे और ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पे खेती हो रही थी। फिर हमने देखा कि वो फॉरेस्ट को कंट्रोल करना चाहते थे, और हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके से कुछ फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट, कुछ फॉरेस्ट को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड कुछ फॉरेस्ट एरिया को विलेज फॉरेस्ट का एक तरीके से नाम दे दिया गया था। उनको अलग तरीके से रखा जा रहा था। रिजर्व फॉरेस्ट थे, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट थे, जिनमें कि किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा था। तो सेम चीज़ इन्होंने अफ्रीका में भी की कि जो बहुत सारे ऐसे ग्रास लैंड्स थे, ग्रेजिंग लैंड्स थे, जिनको कि इन्होंने गेम रिजर्व्स बना दिया। गेम रिजर्व का मतलब यही होता है कि जब किसी बड़े एरिया को, ये कोई एक बहुत बड़ी ज़मीन है, अब इतनी बड़ी ज़मीन में से भी मान लो इतना पूरा हिस्सा जो है उसको गेम रिजर्व घोषित कर दिया गया। अब गेम रिजर्व का मतलब ये है कि जब जिस एरिया को वहाँ के जानवरों के लिए एकदम खुला रहने के लिए छोड़ दिया जाए कि यहाँ पे फ्रीली उनके जानवर जो है रह सकें, इसमें कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हो, तो इस तरीके से कि वो नेचुरली इस जगह में रहें। एक तरीके से जैसे हमने रिजर्व पढ़ा था कि वहाँ पे कोई भी इंसान का आना जाना नहीं होगा, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी,
किसी को भी पेड़ नहीं काटने दिया जाएगा। तो सेम वही चीज़ है कि जब जानवरों के रहने के लिए एक इस तरीके से इसी किसी लैंड को प्रोटेक्ट कर दिया जाता है, उसे रिजर्व रख दिया जाता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं जाएगा, जानवरों को अपने हिसाब से रहने दो। तो वही चीज़ होती है गेम रिजर्व्स। तो मसाई जो मारा है एंड संबूरू नेशनल पार्क है, तो ये केन्या में कुछ लैंड को गेम रिजर्व्स बना दिया गया और उसे मसाई मारा नेशनल पार्क एंड संबूरू नेशनल पार्क का नाम दिया गया। और तंजानिया में इसी तरीके से एक सेरेंगेटी पार्क जो है वो बनाया गया। पैस्टोरलिस्ट वर नॉट अलाउड टू एंटर दीज रिजर्व्स। तो ये जो चरवाहे थे, पैस्टोरलिस्ट थे, उनको इन रिजर्व्ड एरियाज में आने जाने नहीं दिया जाता था, उनकी एंट्री बिल्कुल बैन थी। दे कुड नीदर हंट एनिमल्स नॉर ग्रेज देयर हर्ड्स इन दीज एरियाज। तो जब उनकी एंट्री ही नहीं होगी तो वो ना ही अपने जानवरों को वहां पे चराने के लिए ले जा पाएंगे और ना ही वहां पे कुछ जानवरों को मार पाएंगे। जैसे जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि वो जानवरों को हंट करते हैं, उनका शिकार करते हैं और उस हिसाब से वो खाना खाते हैं और पेट भरते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज पर रोक लगा दी गई। वेरी ऑफन दीज रिजर्व्स वर इन एरियाज दैट हैड ट्रेडिशनली बीन रेगुलर ग्रेजिंग ग्राउंड्स फॉर मसाई हर्ड्स। अब बहुत बार ये देखा गया कि जिन एरियाज को रिजर्व बनाया जा रहा है वो एरियाज वो वाले एरियाज हैं, जिन वो जमीनें हैं जिन पे की जो मसाइज हैं वो काफी पहले से अपने जानवरों को यहाँ पे चराया करते थे, उनकी ग्रेजिंग लैंड हुआ करती थी। बट अब उनकी ग्रेजिंग लैंड को रिजर्व जो एरिया है वो घोषित किया जा रहा था। द सेरेंगेटी नेशनल पार्क फॉर इंस्टेंस वाज क्रिएटेड ओवर 14,760 किलोमीटर ऑफ मसाई ग्रेजिंग लैंड। तो एग्जाम्पल के तौर पे ये जो सेरेंगेटी नेशनल पार्क था तंजानिया में, ये मसाई की जो ग्रेजिंग लैंड थी, वो जो भी एरियाज थे जिन पे मसाइज अपने जानवरों को चराया करते थे, तो उस एरिया में से लगभग 14,760 एरिया 60 किलोमीटर पे, मतलब 14,760 किलोमीटर पे क्या किया गया, उसको नेशनल पार्क बना दिया गया, उसको रिजर्व बना दिया गया। और ये जो पूरा इलाका था ये मसाइज की ग्रेजिंग लैंड थी। तो इतने बड़े एरिया को ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर ले लिया। The laws of the finest grazing lands and water resources created pressure on the small area of land that the Maasai were confined within. अब कहाँ तो जो मसाइज थे वो इतने बड़े बड़े एरियाज पे रहते थे, अब उनको क्या किया जा रहा है, एक छोटे से एरिया पे रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो जब वो छोटे से एरिया पे रहेंगे तो क्या होगा कि उनके जानवर इसी जगह पे बार बार जो है चरेंगे और बार बार अगर इस पे चरेंगे तो उनकी जो सिचुएशन है खराब होती जाएगी। यहाँ पे जो घास है वो रिन्यू नहीं होगी, एक बार खत्म होनी शुरू हुई तो फिर खत्म ही होती जाएगी, क्योंकि वो एक ही जगह पे चल रहे हैं, उनकी मूवमेंट कहीं और नहीं हो रही। पहले क्या होता था कि अगर एक बार कहीं पे चरा है, वहां की घास थोड़ी खत्म हो गई तो किसी और जगह पे चले गए, इतने क्या होगा, इतने ये वाला जो एरिया है इसमें घास वापस से उगाएगी। बट क्योंकि उनको एक ही एरिया में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा था तो उस एरिया पे बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा था। और ये जो एरिया है ये कोई ऐसा भी नहीं था कि बहुत अच्छा एरिया है, ये एरिड रीजन था, अच्छी जो ग्रेजिंग लैंड थी वो नहीं थी, यहाँ पे पानी के रिसोर्सेज नहीं थे इतने ज़्यादा। तो इस सब की वजह से क्या हुआ कि एक छोटे से एरिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगा और उससे क्या हुआ कि लोगों को जितने रिसोर्सेज चाहिए थे वो नहीं मिल रहे थे, उनके जानवरों को जितना चारा चाहिए था उतना नहीं मिल रहा था और उससे उनकी लाइफ जो है खराब हो रही थी। मसाइज अपने जानवरों को खो रहे थे। और यहाँ पे क्या था कि मतलब जो अच्छी जगहें हैं, अच्छे ग्रेजिंग लैंड हैं, अच्छे जो वाटर रिसोर्सेज है जिन एरियाज में पाए जाते हैं, वो सारे इन लोगों ने ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर ले लिए थे। देन कंटिन्यूअस ग्रेजिंग विद इन अ small area inevitably mean that a deterioration of the quality of the pastures. अब अगर किसी एक ही एरिया पे बार बार ग्रेजिंग होगी तो उससे क्या होगा कि ना चाहते हुए भी, इनएविटेबल मतलब कि जिसका आना निश्चित ही है, जो कि रुकने नहीं वाला, जो कि पता है होके ही रहेगा, जिसको आप रोक नहीं सकते। तो पता ही था कि क्या होने वाला है कि जब एक ही एरिया पे बार बार ग्रेजिंग होगी तो उसकी क्वालिटी डिटीरियोरेट होगी, उसकी डिटीरियोरेट मतलब उसके में कमी आना, उसकी क्वालिटी का खराब होना। तो पैस्चर जो है वो नहीं मिलेंगे और फॉडर वाज ऑलवेज इन शॉर्ट सप्लाई। और इसीलिए क्या था कि जो फॉडर है, जो चारा है, वो हमेशा शॉर्ट सप्लाई में था, उसकी कमी हो रही थी। और जो हर्ड्स हैं, जो कैटल हैं, उन्हें सही से खाना नहीं मिल रहा था, जिससे कि कंटिन्यूसली प्रॉब्लम आ रही थी। अब यहाँ पे ये जो बॉक्स हैं उनमें
एक तरीके से डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरीके से जो कैटल हर्डर्स रहते थे, ये जो पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी थी अफ्रीका में, उसके साथ किस तरीके से अत्याचार किया जा रहा था। वो लोग रोते थे, वो लोग डिफिकल्टी में थे, उनको उठा के जेल में डाल दिया जाता था, उनको जिन ज़मीनों पे वो रहते थे, उन ज़मीनों को उनसे छीन लिया गया था और किसी और ज़मीन पे उन्हें रहने के लिए भेज दिया गया था। और ये लोग चाहते थे कि उन्हें वापस से उसी जगह पे भेज दिया जाए जहाँ पे वो रहते थे ओरिजिनली। वो अपने जानवरों को, अपने कैटल्स को, शीप गोट को, उन सबको वहीं ले जाना चाहते थे, जो कि था ओवम्बोलैंड। तो उस जगह पे वो वापस से जाना चाहते थे, बट इनको जेल में डाल दिया जा रहा था, इनको वहां जाने नहीं दिया जा रहा था, बॉर्डर्स को क्लोज कर दिया गया था। तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगाई जा रही थी। इसी तरीके से जिन एरियाज को वाइट वाला एरिया बनाया गया था, वाइट सेटलमेंट के लिए रखा गया था, उन एरियाज में भी ये जो कम्युनिटीज़ हैं उनको आने से मना किया जा रहा था कि इसमें ये जो एग्जाम्पल है, ये जो पूरा बॉक्स है, ये इस बात से रिलेटेड है कि किस तरीके से जो मजिस्ट्रेट है वो किसी पुलिस स्टेशन को इंस्ट्रक्ट करता है कि आपको ये जो नॉमेडिक कम्युनिटीज़ हैं उनको ऐसे ही वाइट सेटलमेंट में नहीं जाने देना है। मतलब जब तक कि कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, बस उसी कंडीशन में, उसी सर्कमस्टेंस में इनको अलाउ करना है, इनको पास देना है जाने का। अदरवाइज़ ये जो नेटिव्स हैं, ये जो कम्युनिटीज़ हैं पैस्टोरलिस्ट की, उनको अलाउ नहीं करना है। तो इस तरीके से उनके खुद के एरियाज़ को पहले तो वहाँ पे वाइट सेटलमेंट बना दी और उसके बाद उन एरियाज़ पे रिस्ट्रिक्शंस जो हैं ये ब्रिटिशर्स लगा रहे थे।